ज्ञानसार एक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्रोतों के आधार पर दक्षिण भारत के एक स्वर्ण युग संगम काल के इतिहास, साहित्य और प्रशासन की एक विस्तृत यात्रा पर निकलने वाले हैं। इन स्रोतों से हमें पता चलता है कि संगम काल का जो ऐतिहासिक समय है वो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है, पर इसकी पौराणिक जड़ें वो तो लगभग 9950 वर्ष पुरानी बताई जाती हैं। संगम शब्द का अर्थ है कवियों और विद्वानों की परिषद, और यही एक तरह से इस युग की आत्मा थी। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये काल भारत के किस हिस्से में फला फूला। ये कृष्णा और तुंगाभद्रा नदियों के दक्षिण का क्षेत्र था। बिल्कुल, जिसे विंध्य पर्वतमाला आप कह सकते हैं उत्तर भारत से एक तरह से अलग करती है। और इसी भौगोलिक अलगाव की वजह से शायद यहाँ एक अलग संस्कृति पनपी। हाँ, और इस क्षेत्र में 3 प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ, चैर, चोल और पांड्य। चेर, ये तो आज के केरला में थे, है ना? जी, चैर आधुनिक केरल और मालाबार तट पर थे। उनका प्रतीक था धनुष। अच्छा, और चोल, इनका नाम तो बहुत बड़ा है इतिहास में। हाँ, चोल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में थे और इनका प्रतीक था बाघ। और तीसरे थे पांड्य। पांडे थे सुदूर दक्षिण में, इनका प्रतीक था मछली। अब आते हैं इस काल की सबसे दिलचस्प बात पर, इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि। मतलब ये कहा जाता है कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये सभाएं लगभग 9950 वर्षों तक चली। हाँ, और ये भी कि 197 राजाओं ने इन्हें संरक्षण दिया। ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल, ऐतिहासिक रूप से ये संभव नहीं है, लेकिन ये इस परंपरा के महत्व को दिखाता है। इन सभाओं को असल में 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। 3 संगम? जी, पहला संगम जो मदुरै में हुआ था, इसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य ने की। पर इसका तो कोई ग्रंथ आज मौजूद नहीं है। नहीं, कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसे पूरी तरह पौराणिक माना जाता है। तो फिर दूसरा संगम? दूसरा संगम हुआ कपाटपुरम ने। इसकी अध्यक्षता तोलकाप्पियर ने की। अच्छा, तोलकाप्पियर। तोलकाप्पियम। सिर्फ एक ग्रंथ, और वो है तोलकाप्पियम, जो कि एक तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। जी, और फिर आता है तीसरा संगम। ये भी मदुरै में ही हुआ और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की। और आज हमारे पास जो ज्यादातर संगम साहित्य है वो इसी तीसरी सभा की देन है। बिल्कुल सही, ज्यादातर साहित्य इसी सभा का है। आपने ऋषि अगस्त्य का जिक्र किया। इसी दौर में वैदिक और आर्य संस्कृति का प्रभाव भी उत्तर से दक्षिण की ओर हुआ था। हाँ, और उसके प्रवर्तक ऋषि अगस्त्य और ऋषि कौंडिन्य माने जाते हैं। तोलकाप्पियर भी, जैसा आपने कहा, ऋषि अगस्त्य के ही 12 शिष्यों में से एक थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि संगम साहित्य पर वैदिक प्रभाव था? प्रभाव था, पर संगम साहित्य की अपनी एक अलग पहचान है। ये बहुत अनूठी है। कैसे? सबसे बड़ी बात, ये मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर। मतलब इसके केंद्र में देवता नहीं है? देवता नहीं, मनुष्य है। उसका जीवन, उसकी भावनाएं, उसका समाज। ये तो बहुत ही आधुनिक सोच है। हाँ, और इसे 2 भागों में बांटा गया है, अगम और पुरम। अकम और पुरम, इनका क्या मतलब है? अगम का मतलब है प्रेम और व्यक्तिगत भावनाओं पर आधारित काव्य, मतलब जो कुछ भी निजी है, अंदरूनी है। और पुरम फिर बाहरी जीवन से जुड़ा होगा? बिल्कुल, युद्ध, वीरता, सामाजिक जीवन, ये सब पुरम काव्य का हिस्सा है। चलिए कुछ आधारभूत ग्रंथों पर आते हैं। आपने तोलकाप्पियम का नाम लिया, वो सिर्फ व्याकरण ग्रंथ तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तोलकाप्पियम सिर्फ व्याकरण नहीं है, बल्कि वो उस समय के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक दस्तावेज है। अच्छा। उसमें विवाह के प्रकार से लेकर सामाजिक वर्गों तक का जिक्र है। और दूसरा ग्रंथ है कुरल, जिसे तिरुवल्लुवर ने लिखा। हाँ, कुरल। इसे तो तमिल भूमि की बाइबल भी कहा जाता है। तमिल भूमि की बाइबल क्यों? क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ, काम और आचार शास्त्र का अद्भुत विवरण है। और ये किसी एक धर्म की बात नहीं करता, ये सार्वभौमिक मूल्यों की बात करता है। अब महाकाव्यों की बात करते हैं। सबसे प्रमुख नाम आता है शिल्पादिकारम का। इसके रचयिता इलांगो अडिगल थे। जी, शिल्पादिकारम यानी पायल की कहानी। ये कोवलन, उसकी पत्नी कण्णगी और नर्तकी माधवी की एक बहुत ही मार्मिक प्रेम कहानी है। और इसी कहानी से कण्णगी पूजा शुरू हुई थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। जब कण्णगी के पति कोवलन को झूठे आरोप में मृत्युदंड मिलता है, तो कण्णगी का क्रोध पूरे मदुरै शहर को जला देता है। और फिर उसे एक देवी के रूप में पूजा जाने लगा। हाँ, सतीत्व की देवी के रूप में। इसीलिए इसका महत्व इतना ज्यादा है कि इसे तमिल जनता का
राष्ट्रीय काव्य तक माना जाता है। शिल्पादिकारम के अलावा और कौन से महाकाव्य हैं? एक और बहुत महत्वपूर्ण है मणिमेखलई। इस पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। अच्छा। फिर जीवक चिंतामणि है जो एक जैन काव्य है, इरामावतारम जो कंबन की प्रसिद्ध तमिल रामायण है, और कुंडलकेशी वो भी एक बौद्ध महाकाव्य है। तो ये तो हुई साहित्य की बात, पर क्या हमारे पास कोई ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं इस काल के? हाँ, बहुत है। सबसे बड़ा साक्ष्य तो अशोक के शिलालेख है। अशोक के शिलालेख? जी, अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में चोल, पांड्य और चेर, जिन्हें केरल पुत्र कहा गया है, उनका स्पष्ट उल्लेख है। और विदेशी यात्रियों ने भी इनके बारे में लिखा है। हाँ, मेगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी, इन सब ने इन राज्यों के वैभव और खास तौर पर रोम के साथ इनके व्यापार का वर्णन किया है। और कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, उसमें भी तमिल राज्यों के एक गठबंधन की चर्चा है। तो अगर हम राजवंशों को थोड़ा और देखें, चेर राजवंश, इनकी राजधानी वंजी थी। हाँ, इनका क्षेत्र केरल था और इनके प्रमुख शासक थे सेन गुट्टवन, जिन्होंने कंडगी पूजा शुरू की थी। और चोल राजवंश? ये सबसे शक्तिशाली माने जाते थे जी। इनकी राजधानी उरयूर सूती वस्त्रों के लिए दुनिया भर में मशहूर थी और रोम के साथ इनका बहुत बड़ा व्यापार था। इनके प्रमुख शासक थे करिकाल। और पांड्या राजवंश? इन्होंने तो तीनों संगम सभाओं को संरक्षण दिया। हाँ, और इनकी राजधानी मदुरई थी। इनका समाज मातृसत्तात्मक था और ये राज्य अपने कीमती मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। प्रशासन की बात करें तो वो कैसा था? काफी सुव्यवस्थित था। राज्य को मंडलम कहते थे। मंडलम? और प्रांत को नाडु और नगर या कस्बे को उर। राजा का जन्मदिन पेरुनल एक उत्सव की तरह मनाया जाता था। और न्याय के लिए? न्याय के लिए राजा का न्यायालय होता था, जिसे मनरम कहते थे। और एक बहुत खास बात थी, नडुकल या वीरकल। वीरकल मतलब हीरो स्टोन्स? बिल्कुल। युद्ध में शहीद सैनिकों की स्मृति में ये पत्थर स्थापित किए जाते थे और इनकी पूजा होती थी। यहाँ की सामाजिक संरचना क्या उत्तर भारत जैसी थी, मतलब चातुर्वर्ण व्यवस्था? नहीं, वैसी कठोर व्यवस्था यहाँ नहीं थी। समाज में विल्लाल जो धनी किसान थे, वेनेगर जो व्यापारी वर्ग थे और पुलियन जो दस्तकार थे, ऐसे वर्ग थे। और महिलाओं की स्थिति कंडगी जैसे पात्र को देखकर तो लगता है कि सम्मानजनक रही होगी। बहुत सम्मानजनक थी। अवैयार जैसी महान कवयित्रियां हुईं, प्रेम विवाह जिसे कलावू कहते थे, कलाऊ, और अरेंज्ड विवाह जिसे करपू कहते थे, दोनों प्रचलित थे। यहाँ तक कि विधवा विवाह और पुनर्विवाह की भी अनुमति थी। ये तो काफी प्रगतिशील समाज लगता है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। रोम से व्यापार का जिक्र हुआ था। हाँ, अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, पशुपालन और शिकार था, लेकिन व्यापार बहुत बड़ा था। अरिकमेडु जो आज पुदुचेरी में है, वहां से तो पूरी की पूरी रोमन बस्ती और सिक्के मिले हैं। सिक्के मिले, इसका मतलब व्यापार बहुत बड़े स्तर पर था। इतना बड़ा कि इतिहासकार प्लिनी ने दुख जताया था। दुख? क्यों? उसने लिखा कि रोम का सारा सोना भारत के मसाले और मलमल खरीदने में बहा जा रहा है। एक तरह से आज का ट्रेड डेफिसिट आप कह सकते हैं। अंत में धार्मिक जीवन कैसा था? प्रमुख देवता कौन थे? संगम काल के प्रमुख देवता थे मुरुगन यानी कार्तिकेय। मुरुगन? उन्हें शिकार और युद्ध का बेस्ता माना जाता था। उनका प्रतीक मुर्गा और वाहन मोर था। वैदिक देवताओं का प्रभाव कम था, स्थानीय परंपराएं ज्यादा प्रधान थीं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या संगम काल को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहना सही है? मेरे विचार में बिल्कुल सही है। इसकी विरासत सिर्फ महान साहित्य नहीं है। संगम काल ने दक्षिण भारतीय संस्कृति, भाषा और साहित्य की वो नींव रखी जिस पर बाद के साम्राज्यों का निर्माण हुआ। जी, जैसे शाही चोल और पल्लव साम्राज्य। उन्होंने एक ऐसा आधार तैयार किया जो आज भी तमिल अस्मिता का केंद्र है। ये 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक का एक वाकई गौरवशाली इतिहास है। वाकई संगम काल की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता कितनी गहरी और प्राचीन है। इस दिलचस्प बातचीत के बाद एक विचार मन में आता है। संगम साहित्य इंसान के निजी और सार्वजनिक जीवन, मतलब अगम और पुरम, को बराबर महत्व देता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां अक्सर काम और निजी जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है, क्या हम संगम काल की इस प्राचीन समझ से कुछ सीख सकते हैं? इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं।
उम्मीद है संगम काल की ये गहरी पड़ताल आपको रोचक लगी होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो कृपया ज्ञानसार एक्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर